प्यारे दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड हो रही थी। मैं तो अपने कमरे में सुकून से लेटी थी और मेरे ससुर जी बाहर बरामदे में ठंड से बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। वो मंजर देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। ससुर को ठंड की हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ये हालत किसी से भी देखी नहीं जा सकती थी। मेरे दिल में उनके लिए अपनापन जागा और मैंने फैसला किया कि मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगी। मैंने उनसे कहा, बाबूजी, हमारे पास सिर्फ एक ही कंबल है। चलो, आप एक काम करो, आप इस कंबल में लेट जाओ, मैं बैठ जाऊंगी। ससुर ने कहा, नहीं नहीं न बहू, मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूँ जो मैं कंबल में लेट जाऊँ और तुम ठंड में बैठो। मैंने कहा, बाबूजी, मैं रह लूँगी, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बात मान जाइए, आप कंबल में लेट जाओ। लेकिन मेरे ससुर बिल्कुल नहीं माने और साफ मना कर दिया। फिर मैंने मजबूर होकर कहा, तो फिर बाबूजी, आप मेरे पास आकर इसी कंबल में आ जाइए। मेरे इतना कहते ही वो मेरे पास आकर कंबल में बैठ गए। अब उसके जो कुछ हुआ, अगर आप आगे का पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की ये दास्तान सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि आपका दिल भी खुश कर देगी। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में मैं अपने 55 साल के ससुर के साथ रहती हूँ, जिनका नाम रामलाल है। रामलाल अपने उस छोटे से घर में मेरे साथ रहते थे। मेरा नाम रूपाली है और मैं बहुत ही गरीब घर की लेकिन बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा पति काम करने के लिए दूर एक शहर में गया हुआ था, जहाँ जाने का रास्ता 2 दिन का था। वो वहाँ एक बड़े कारखाने में मजदूरी करता था। वो थोड़े बहुत पैसे घर भेज देता था, जिससे गुजारा होता था। रामलाल गांव में ही एक ज़मींदार की ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते थे। उसी काम से उन्हें जो थोड़ा बहुत अनाज और पैसा मिलता था, उससे घर चलता था। मैं घर का सारा काम करती थी और अपने ससुर का पूरा ख्याल रखती थी। मेरे पति का नाम रंजीत है, जिसे बाहर गए हुए लगभग 8-9 महीने हो गए थे। वो जिस ठेकेदार के पास नौकरी करता था, वो ठेकेदार बहुत लालची आदमी था। ना सही वक्त पर तनख्वाह देता था और ना ही कभी छुट्टी देता था। बार बार विनती करने के बाद भी वो रंजीत को घर वापस आने नहीं देता था। इधर मैं हर रोज़ अपने पति को फ़ोन करती थी। हर बार बस यही कहती थी कि आपको घर से दूर गए 1 साल बीत गया है, एक बार तो घर आ जाइए, 2-4 दिन रहकर फिर काम पर चले जाइएगा। लेकिन रंजीत हर बार यही सफाई देता था। क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। ये मालिक छुट्टी ही नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं तो चाहकर भी घर नहीं लौट पा रहा हूं। मैं उसकी बातें तो सुन लेती थी, मगर मेरे मन को पूरी तरह यकीन नहीं हो पाता था। फिर इसी तरह कुछ दिन और निकल गए। एक दिन मेरे ससुर रामलाल जी ज़मींदार की ट्रैक्टर ट्राली लेकर खेतों में काम करने गए हुए थे। जनवरी का वक्त था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लगातार बाहर ठंड में रहने की वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। शाम को जब वो वापस घर आए तो उनकी हालत देखकर मैं डर गई थी। जब मैं अपने ससुर जी को खाना देने उनके पास गई तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि रूपाली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे खाने की भी इच्छा नहीं है। इतना बोलकर वो अपनी खाट पर जाकर लेट गए। मेरी शादी को अभी बस 2 साल ही हुआ था, इसलिए मैं अपने ससुर जी से ज़्यादा बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे मन में बस यही डर था कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वो ये ना सोच लें कि बहू ज़ुबान लड़ाने लगी है। मैं बुरी तरह सहम गई थी। मैंने चुपचाप थोड़ा सा खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर लेट गई, लेकिन दरवाज़ा खोले रखा। हमारे घर में सिर्फ एक ही कंबल था। ये बात रामलाल भी अच्छी तरह जानते था। वो कंबल भी मेरे मायके से शादी के वक्त मिला था। उसी कंबल को ओढ़कर मैं अपने कमरे में लेटती थी। वहीं रामलाल ठंड में यूं ही चारपाई पर बाहर बरामदे में लेटे हुए थे, क्योंकि घर में ओढ़ने के लिए कोई और इंतज़ाम तो नहीं था। जनवरी की ठिठुरती ठंड में उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। मेरा मन भी अंदर ही अंदर बहुत उदास रहता था। मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। शादी के महज 1 महीने बाद ही मेरा पति रंजीत काम के लिए शहर चला गया था, जिस वजह से मेरी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें अब भी अधूरी थी। मेरा शादीशुदा जीवन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया था। इसी वजह से मैं अपने पति रंजीत को बार बार फ़ोन करके घर आने की गुजारिश करती रहती थी, लेकिन बेचारा रंजीत भी अपने मालिक के काम में ऐसा फंसा हुआ था कि घर आने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर उस रात मैं कंबल ओढ़कर अपने कमरे में लेट गई। आधी रात के करीब अचानक रामलाल के होंठ से होंठ भी नहीं मिल रहे थे। ठिठुरन इतनी ज़्यादा थी कि उनको कंपी लगी हुई थी। उसी दौरान मैंने भी उनके कांपने की आवाज़ सुनी। मैंने कंबल के अंदर से सिर बाहर निकाला और सामने वाले बरामदे की ओर देखा। जैसे ही मेरी नज़र अपने ससुर पर पड़ी, मैं हैरान रह गई। मेरा कमरा ठीक सामने था
और दरवाज़ा खुला हुआ था, इसीलिए सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। रामलाल जी ठंड से कांप रहे थे और उनके ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ये मंजर मुझसे देखा नहीं गया। मेरा दिल भर आया। मैं उठी और ससुर जी से बोली कि ससुर जी, ठंड बहुत तेज़ है, घर में कंबल भी एक ही है, आप इस हालत में रहे तो कहीं ठंड से कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे ही कंबल में आकर लेट जाइए। उसके बाद वो मुझसे कहने लगे कि नहीं बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और अगर मैं तुम्हारे कंबल में आ जाऊंगा तो लोग कुछ गलत समझ सकते हैं, और वैसे भी तुम खुद अभी जवान हो, इसलिए मैं यहीं पर ठीक हूँ। बहू, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं बार बार उनसे मिन्नतें करने लगी और कहा कि प्लीज़ आप आ जाइए ना, मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो मेरे सर पड़ जाएगा। साथ लेट जाने में क्या बुराई है, एक ही कंबल है, इससे क्या हो जाएगा, वरना आपको सर्दी लग जाएगी और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। घर में पैसा क्या एक थैला भी नहीं है। फिर मैं अपने ससुर जी को किसी तरह से समझाकर और मनाकर अपने कंबल के अंदर लिटा लेती हूँ। जब रामलाल जी मेरे कंबल के अंदर आए तो थोड़ी देर में ही उन्हें सुकून सा मिल गया। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। मजबूरी थी, कंबल एक ही था। लेकिन तभी अचानक आग और फूंस वाला मामला हो गया। लेकिन उसी वक्त मेरे अंदर, बस क्या बताऊं, क्योंकि मैं करीब 1 साल से पति से दूर रह रही थी, जिसकी वजह से और मैं अपने ससुर जी की तरफ मुंह करके लेट गई। और अब रामलाल जी की भी सर्दी काफ़ी दूर हो चुकी थी। उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि शरीर में गर्माहट आ चुकी थी। फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और देखते देखते फिर गाना बजाना शुरू कर दिया। मैं गा रही थी और रामलाल बजा रहा था। जब एक बार गाना बजाना हो गया, कुछ देर के बाद मैंने फिर से गाने बजाने की फरमाइश की तो रामलाल जी कहने लगे कि बहू, तुम ढपली बजाने की जल्दीबाजी करोगी, मुझे पता नहीं था। खैर, अगर तुम्हारा मन है तो ये हसरत भी मैं पूरी कर देता हूँ। उसके बाद जब दूसरी बार रामलाल ने ज़ोर से ढपली बजाना शुरू कर दिया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रही थी। गाते गाते मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि आज तक मैं इतना नहीं गाया था। उसके बाद सुबह होते होते हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि मैं गा तो रही थी लेकिन मैं गाने में बहुत नासमझ थी। लेकिन रामलाल बजाने में बहुत बड़ा माहिर था। मेरा पति बेचारा मेरे साथ सिर्फ 3-4 दिन ही रहा था। उसके बाद काम पर चला गया था, जिस वजह से मैं दुनियादारी से अनजान थी और मेरा संपर्क किसी से नहीं हुआ था। पहली बार मेरे गाने और ससुर जी के बजाने से मैं थक गई। करीब 3 से 4 दिन तक मैं दवाई खाती रही। दवाई खाने के बाद जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो रामलाल जी के साथ घर में रहने लगी। इधर जैसे ही रंजीत को ये खबर मिली कि उसकी पत्नी बीमार पड़ गई है, उसने किसी तरह अपने ठेकेदार से छुट्टी मांगी और जो भी कमाई हाथ लगी थी वहीं छोड़कर घर चला आया। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि रूपाली, अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे इतनी बिगड़ गई। लेकिन मैं शर्म और डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। तब रंजीत अपने पिता के पास गया और उनसे सब कुछ जानने की कोशिश की, मगर रामलाल जी भी खामोश रहे। फिर इसी तरह तीनों को एक साथ रहते हुए लगभग 2-3 दिन हो गए। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि मेरा मन और दिल दोनों टूट गए। मैं अपने भीतर दबी बातों को और ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। जब रंजीत ने मुझे इस तरह रोते देखा तो वो घबरा गया। उसने प्यार से पूछा कि रूपाली, तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। मैंने उसे बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई दरार आए। हालांकि गलती तो मेरी ही थी, लेकिन मैं फिर भी बात संभालते हुए कहा कि बस आपकी याद आ रही थी और बीमारी की वजह से मन थोड़ा कमज़ोर हो गया है। रंजीत मेरी बात मान गया और उस रात के गाने बजाने की कोई भनक नहीं लगी। एक दिन जब रंजीत काम से बाहर गया था तो रामलाल जी मेरे पास आए और दबी ज़ुबान में फिर से वही गाने बजाने की पुरानी ख्वाहिश करने लगे। लेकिन मैंने तुरंत उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं अब नहीं गा सकती, क्योंकि एक बार के गाने से ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आप तो जानते ही हैं, जिसे दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। तब रामलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहू, जब भी तो तुमने ही गाने बजाने की शुरुआत की थी। तुम्हारी आवाज़ में और तुम्हारे अंदर जादू है और तुम बहुत अच्छा गाती हो। मेरा मन है कि एक बार फिर से तुम्हारे साथ गाना बजाना हो जाए। क्या तुम्हें मेरा बजाना अच्छा नहीं लगता था? उनकी ये वाली बातें सुनकर मैं पानी पानी हो गई। मैंने बड़े ही अदब के साथ उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि ससुर जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उस रोज़ जो हुआ वो हमारी गलती और हालात का एक था। अब रंजीत घर वापस आ गया है और मैं चाहती हूँ कि हम इंसानियत के दायरे में रहें।
आप आइंदा कभी ऐसी बात मत करिएगा। वैसे भी अगर कोई सुनेगा कि ससुर और बहू दोनों गाना बजाना करते हैं तो फिर क्या होगा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर रामलाल जी भी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने वादा किया कि वो अब कभी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। रंजीत अब गांव में ही रहने लगा था और वो मेरी हर ज़रूरत और हर इच्छा को बखूबी पूरा करने लगा। हम तीनों अब एक साथ खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को बनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था। ये केवल जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी घर में किसी ज़रूरी चीज़ की कमी की वजह से अनजाने में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए शुक्रिया।